हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं हेमंत आज आपको बताऊंगा कि महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए जो राजस्थान सरकार एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा निःशुल्क RSCIT RSCFA इंग्लिश स्पोकन के जो कोर्सेज वगैरह करवाए जाते हैं, उनका क्या अपडेट है, कब वो प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, कब आपको आवेदन करना है, लास्ट डेट क्या है, कैसे आवेदन करना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, स्टेप क्या है, अगर आप खुद घर बैठे अगर आप आवेदन करना चाहें तो आप कैसे आवेदन करेंगे, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको समय समय पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और वीडियोस वगैरह मिलते रहें। तो बिना देरी किए दोस्तों देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, आज हमें RKSL विभाग की तरफ से हमें नोटिफिकेशन जारी किया गया और हमें ये प्राप्त हुआ, जिसमें ये एक जो इमेज है ये हमें मिली है, जिसमें मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना जो है, इस योजना का नाम दिया गया है इस बार। ठीक है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। अब ये कह रहे हैं कि भी आवेदन आमंत्रित हैं। निदेशालय महिला अधिकारिता महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर द्वारा RKSL के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क RSCIT या कंप्यूटर कोर्स के जो पाठ्यक्रम है वो जारी किए गए हैं कि भी कौन कौन से कोर्सेज फ्री में करवाए जाएंगे। तो सबसे पहला तो आता है हमारा RSCIT, जो एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है, जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर बताया जाएगा, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट वगैरह जो भी है। ठीक है, जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं, इनिशियल स्टेज में जो आपको कोर्स करना होता है वो RSCIT ही होता है। फिर नेक्स्ट जो दूसरा कोर्स है वो है RSCF, यानी कि अगर आप अकाउंटिंग का कोर्स करना चाहते हो, GST से रिलेटेड, टेली से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर आप कोर्स करना चाहते हैं फ्री में, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तीसरा जो कोर्स है वो RSCSEP, यानी कि स्पोकन इंग्लिश है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। अगर आप इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करना चाहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हैं फ्री में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि आप इन तीनों में से किसी एक में ही आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति इन तीनों में आवेदन कर देगा, ऐसा नहीं होगा। मैं पहले ही आपको बता देता हूं, एक व्यक्ति सिर्फ एक ही स्कीम में फ्री में आवेदन कर सकता है, फ्री के लिए, चाहे वो RSCIT है, चाहे वो RSCFA है या RSCSP ही। ठीक है, आप तीनों में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये वेबसाइट दी गई है कि आप इस वेबसाइट पे जाके क्या कर सकते हो, आप जो भी आपकी आवेदन है वो आप अप्लाई कर सकते हो। आवेदन की अंतिम तिथि इन्होंने 16 दिसंबर जारी करी है कि 16 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं किसी भी ज्ञान केंद्र पे जाके, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ई मित्र के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ज्ञान केंद्र है जहाँ पे आप फ्री में सीखना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, कंप्यूटर सेंटर, ठीक है ना, उसका ITG के कोड क्या है वो आपको पता होना चाहिए। या ऑनलाइन दिख भी जाएगा कि भी कौन सा कंप्यूटर जो है इसे अधिक रहते हैं आपके एरिया वाइज होगा, ये ध्यान रखना। जिस एरिया में आप हैं वहीं के ही ज्ञान केंद्र वो शो करेगा ऑनलाइन। ठीक है, तो ये तो हो गया एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि भी इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास जन आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है। जन आधार कार्ड जिसके पास है वही व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा, आपकी उम्र 16 साल से 40 के बीच में होनी चाहिए। ये पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि भाई क्या क्या आपको जरूरत है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, वहां पे आपको क्या क्या लेके जाना है ज्ञान केंद्र के पास या ई मित्रा के पास ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको। तो आपके पास तो एक जन आधार कार्ड होना चाहिए और एक मोबाइल फोन होना चाहिए जिसपे आपका OTP आएगा। ठीक है, दूसरा, आपके पास जो है जो आपका 10वीं की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और मोबाइल फोन होना चाहिए, OTP आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इसमें जो प्रशिक्षण रहेगा वो जो RSCIT का है वो 3 महीने का रहेगा। ठीक है, डेली का 1.5 आवर्स का इसमें प्रशिक्षण होता है। ठीक है, RSCFA जो होता है दोस्तों ये 2 महीने का होता है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से जो भी कोर्स करना चाहें वो कर सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का करना है वो आप अपने ज्ञान केंद्र पे जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा इसकी ड्यूरेशन क्या होती है। फिलहाल मेरे को इसकी ड्यूरेशन या मेरे को इसका वो नहीं पता, 2 या 3 महीने से ज्यादा का ये कोर्स नहीं होता है, इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब नोटिफिकेशन हमारे पास ये जारी हुए हैं। ठीक है,
इसमें इन्होंने क्या बताया कि भाई एप्लीकेशन का जन आधार कार्ड जो होगा वो जरूरी है। यानी कि जैसे ही आप इस लिंक पे जाएंगे, जैसे ये लिंक है ना, ये लिंक है, ठीक है, myrkcl.com/wcd न्यू। तो आप यहाँ पे अपना जन आधार कार्ड डालेंगे, जो भी आपका जन आधार कार्ड होगा ना वो आप डालोगे, ठीक है ना, और जो कोड आएगा वो आपको कोड यहाँ पे डालना है कोड में, ठीक है। फिर आपको गेट डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। कहाँ पे? यहाँ पे ऐसा स्क्रीन खुलेगी आपके सामने, और आपके जन आधार कार्ड में जितने भी मेंबर ऐड होंगे ना उनकी लिस्ट आ जाएगी, और उसमें से जो भी आपका नाम होगा, ठीक है ना, जो भी आपका नाम है उस नाम पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आपकी उम्र जो है वो क्या होनी चाहिए, 16 से 40 के बीच में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इनमें से मेंबर्स पे आपका जो भी नाम है उस मेंबर्स पे आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने 3 जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल होंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, RSCIT, RSCFA और RSCSEP, ठीक है। तो इसमें बता रखा है देखो कि 10वीं पास जरूरी है इसमें होना, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें 12वीं पास होना जरूरी है, और इसमें भी 12वीं पास होना जरूरी है। यानी कि RSCIT में 10वीं और RSCFA और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स के लिए, इंग्लिश स्पोकन के लिए आपकी जो योग्यता है वो 12वीं पास आपको होना जरूरी है, ध्यान रखना। और आयु जो है वो आपकी 16 से 40 जो है वो RSCIT और RSCFA में है, और इंग्लिश स्पोकन में जो है आपका 16 से 45 वर्ष है, ये ध्यान रखना, ठीक है। RSCIT कोर्स में आपको कुल 132 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। RSCFA में आपको 100 घंटे आवर्स का, 100 घंटे का, और RSCEP में भी 130 घंटे, लगभग 3 महीने का कोर्स, ठीक है। तो आप इन तीनों में से जिसमें आपको अप्लाई करना है उस पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या पूछेगा, ये डिस्ट्रिक्ट पूछेगा और आपसे तहसील पूछेगा कि भी आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है और आपका तहसील क्या है। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट और तहसील डालेंगे, जैसे यहाँ पे है ना, तो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट और सिलेक्ट तहसील, जैसे चूरू है यहाँ पे, ठीक है ना, तो जो भी आप डालेंगे, तो जो भी चूरू डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी ITG के ज्ञान केंद्र हैं वो 2 आपको यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है ना। 2 प्रेफरेंस आपको मिलेगी कि आप फर्स्ट नंबर पे कौन सा ITG के चाहते हैं, और सेकंड नंबर पे आप कौन सा ITG के जिस पे आप सीखना चाहते हैं। 2 टॉप लेवल के जो भी आपको लगते हैं कि हाँ भी ये दोनों ITG के मेरे को बेस्ट लगते हैं, मेरे को यहाँ से सीखना है, इन दोनों में से किसी एक में से भी मेरा नाम आ जाए, तो आप दोनों का यहाँ पे क्या करेंगे, नाम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि उसमें ITG के केंद्र का जो एड्रेस वगैरह है, सेंटर नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपको सारा यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। शो होने के बाद आप क्या करेंगे, क्लिक हियर टू कंफर्म ITG के प्रेफरेंस डिटेल, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कौन सा ITG के पे आपको सीखना है, तो आपकी डिटेल आपकी सेकंड कॉलम में आएगी। फर्स्ट कॉलम में तो ITG के आएगा, सेकंड में आएगा पर्सनल डिटेल, यानी कि आपकी डिटेल, जैसे आपका नाम, आपका आधार नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, है ना, ये सब डिटेल यहाँ पे आएगी। अभी थोड़ा धुंधला है, एक बार समझ लीजिए, आप देख लीजिए कि भाई कैसे करना होता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपकी आ जाएगी इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना 1 जनवरी 2024 तक आपकी आयु जो है वो पूरी हो जानी चाहिए। 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु वो पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि 16 साल की आप 1 जनवरी 2024 तक हो जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, तभी आप एलिजिबल होगे। वैसे ये आपको खुद ही बता देगा, अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे ना, आपकी 16 से कम आयु होगी, तो ये सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन है वो आपको खुद ही बता देगा कि आप अभी योग्य नहीं है, आपकी उम्र इतनी है, ठीक है। फिर क्या होगा, आपकी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो है आप डालना चाहें, ईमेल आईडी डालिए, आपकी असेंबली विधानसभा आपकी कौन सी लगती है वो आप यहाँ पे डालेंगे, चूज TSP नॉन TSP ये आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अर्बन हो रूरल हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। मीडियम आपको सेलेक्ट करना है कि आप हिंदी मीडियम से करोगे या इंग्लिश मीडियम से करोगे, वो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। क्या आप कोई वायलेंस से रिलेटेड हो, विक्टिम हो, आप किसी वायलेंस के, किसी प्रताड़ित के, प्रताड़ना के अगर आप कोई विक्टिम है, आप वायलेंस आप पे हुआ है, तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। फीमेल रिजर्वेशन कैटेगरी, आपकी कोई रिजर्वेशन की कैटेगरी है, क्या आप कोई ग्रेजुएट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सथिन हैं, या कंप्यूटर सखी हैं, या अदर हैं, आप क्या हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में कोई वर्कर हैं तो आप इसको चूज करेंगे, अगर आप साथीन हैं तो आप इसको चूज करेंगे, अगर आप कंप्यूटर सखी हैं तो आप इसको चूज करेंगे, अदर है तो अदर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अदरवाइज इसको आप
इन चारों में से कुछ नहीं है तो आप इसको क्या करोगे, स्किप भी कर सकते हो। रिलीजियस आपका क्या है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद क्या होगा, आपका जो थर्ड पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये कह रहा है कि भी आवेदक अपना अन्य मोबाइल नंबर वगैरह भी डाल सकता है, ईमेल आईडी भी आपको डालनी है, वो भी मैंने आपको बताया। असेंबली एरिया, लेजिस्लेटिव वगैरह जो भी आपका अर्बन या रूरल जो भी हो, आप ग्रामीण हो या शहरी हो, ठीक है। और विक्टिम ऑफ वायलेंस यदि हाँ यस, तो आप एफआईआर की प्रति, अगर आप किसी घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, कोई भी आप पे वायलेंस हुआ है, तो आप एफआईआर अगर आपने करवाई है तो उसकी एक फोटोकॉपी जो है प्रति है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी उसमें। ठीक है ना, 2005 के दिन घरेलू घटना का रिपोर्ट, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, अपराजित पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति, ये सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे अगर आप किसी भी वायलेंस के अंदर आते हैं, आप विक्टिम हैं अगर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर ग्रेजुएट हो तो वो आप इसमें आप क्या करोगे, तो इसमें आपको क्या करना है, आपका जो पहचान पत्र होता है आपका, ठीक है ना, एम्प्लॉय आईडी होती है, अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आपको एक एम्प्लॉय आईडी मिलती है ना, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्नातक उत्तीर्ण की अंक तालिका भी अनिवार्य रूप से अपलोड करें। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप पास हैं, तो आप उसकी भी अंक तालिका भी आप अपलोड करें तो बेटर रहेगा, उसमें सिलेक्शन का चांस ज्यादा होता है फिर। ठीक है, साथीन का चुनाव करने पर मानदेय कर्मी के रूप में अपनी पहचान का दस्तावेज, यानी कि अगर आप साथीन हैं, है ना, तो आप उसका भी आपको एक दस्तावेज मिलता है, आईडी मिलती है आपको ना, वो भी आप अपलोड करेंगे अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो। फिर क्या कह रहा है, सिर्फ आरएससीआईटी वुमेन्स कोर्स का चयन करने पर तथा चूरू जिले में आवेदन करता हेतु श्रेणी कंप्यूटर स्किल का भी विकल्प चयन करने को उपलब्ध रहेगा। यह विकल्प अन्य जिलों के आवेदकों हेतु उपलब्ध नहीं है। कंप्यूटर सखी विकल्प का चुनाव करने पर कार्यालय जिला प्रायोजकों परियोजना प्रबंधक राजीविका चूरू द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपने मान लो कि भी कंप्यूटर स्किल में अगर आपने आवेदन किया है, आप उससे रिलेटेड है, तो आपको एक प्रमाण पत्र वगैरह भी मिलता है कंप्यूटर सखी से रिलेटेड। ठीक है ना, जो जिला परियोजना प्रबंधक जो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं उनके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है ना, तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, या अन्य अगर आप हैं तो। ठीक है, रिलीजन वगैरह आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको कंफर्म करना है और सेव करना है। ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट। फिर आपका तीसरा पार्ट आएगा। ठीक है, आपने आईटीजी की डिटेल भर दी, पर्सनल डिटेल भर दी, फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है आपकी कि आप कहाँ तक उत्तीर्ण हो, आपने क्या किया है, 10th ही किया है, 12th ही किया है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आपकी, वो आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है। जैसे ये पूछ रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल 10th। ठीक है, तो 10th आपने गवर्नमेंट से करी है या प्राइवेट स्कूल से करी है, वो आपको डालना है। ये ध्यान देना है कि अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से किया है ना तो आपका नंबर आएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। प्राइवेट सेक्टर वालों का नंबर बहुत कम आता है, उसमें सिलेक्शन कम हो पाता है। गवर्नमेंट स्कूल से अगर आपने 10वीं करी है और आपके नंबर अच्छे हैं और आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका 100% चांस होता है उसमें आने का। ठीक है, परसेंटेज भी अच्छे होने जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखना। बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है, राजस्थान है या सीबीएसई है, आरबीएसई है, वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपका रोल नंबर डालना है, रोल नंबर डालोगे तो परसेंटेज वगैरह आपका अपने आप आ जाएगा। और सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से ईयर में वो 2000 जो आपकी 10वीं थी वो आपने कौन से ईयर में पास करी थी, वो आप डालेंगे और फाइंड माई डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपसे रिलेटेड आपकी सारी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी कि भाई आपके परसेंटेज वगैरह कितने आए हैं। अगर परसेंटेज वगैरह ऑटोमेटिक फाइंड नहीं कर पा रहा, मान लो आपने फाइंड माई डिटेल पे क्लिक करा और कुछ नहीं आया, परसेंटेज वगैरह भी नहीं आया, तो आप खुद मैन्युअली टाइप कर देंगे आपका परसेंटेज कितना है, आपके मार्क्स कितने आए हैं, वो आपको खुद मैन्युअली डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि भाई डू यू हैव ग्रेजुएशन डिग्री आफ्टर 10th क्लास, क्या आपने 10वीं के बाद ग्रेजुएशन भी कर रखी है, हाँ, यस और नो। अगर आपने कर रखा है 10वीं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं कर रखा तो आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट द टाइप ऑफ स्कूल ऑफ पासिंग 10th क्लास एसएससी आरएससीआईटी कोर्स में और 12th क्लास एचएससी आरएससीएफई या आरएससी एसईपी कोर्स में। मतलब अगर आप आरएससीआईटी कोर्स कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 10th पे टिक मार्क करना है। ठीक है, और अगर आप आरएससीएफए या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 12th सेलेक्ट करना है वहां पे। ठीक है, आवेदक ने 10वीं 12वीं की कक्षा किस प्रकार के स्कूल से की है का चयन सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में से करें। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। बोर्ड का नाम देना है, रोल नंबर डालना है, ईयर डालना है, ये सब डालने के बाद आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, ये क्या कह रहा है,
क्योंकि परसेंटेज स्वतः ही संबंधित विभाग से प्राप्त होकर आवेदक फॉर्म में भरी हुई दिखाई देगी। अगर आवेदक के परसेंटेज भरी हुई नहीं दिखाई दे अथवा सही होने की पुष्टि ना हो तो आवेदक स्वयं प्रविष्ट करें। वही मैंने आपको बताया कि अगर आपकी डिटेल नहीं आती है, नहीं दिखती है, गलत होती है तो आप खुद भर सकते हैं। आवेदक द्वारा अपलोड दस्तावेज में प्रदान की गई जानकारी का मिलान पुष्टि न होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। मान लो आपने जो भी आवेदन किया, आपने जो भी डिटेल भरी, आपने 10वीं की 12वीं की जो भी डिटेल भरी वो मैच नहीं करी, उन्होंने जो भी जांच करी, उन्होंने वेरिफिकेशन किया और वो नहीं मिला, तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त भी कर सकते हैं वो। ठीक है। परसेंटेज 33 या इससे अधिक परंतु 100 से कम प्रविष्ट करनी है। मतलब 33 या इससे अधिक होने चाहिए, ठीक है, परंतु 100 से कम। 33 से 100 के बीच में आपको डालना है, ठीक है, जो भी हैं आपके। फेल हो गए तो आप क्यों डालोगे, सिंपल सी बात, ठीक है। और अगर आवेदक ने ऐसे बोर्ड, यूनिवर्सिटी से डिग्री, सर्टिफिकेट या उपाधि प्राप्त की है जहां ग्रेडिंग पद्धति सिस्टम लागू हो, यानी कि सिलेक्ट डिवीजन में या ग्रेडिंग सिस्टम का चयन करें और परसेंटेज हेतु दिए गए स्थान पर अपने प्राप्तांकों का प्रतिशत आवश्यक रूप से लिखें। मतलब कि अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको ग्रेड लिखना है कि भाई आपका ग्रेड क्या है या आपका डिवीजन क्या बना है, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई इतने ग्रेड से लेकर इतने ग्रेड तक आपकी इतनी डिवीजन है, इस ग्रेड से इस ग्रेड तक आपकी इतनी डिवीजन है, तो वो बताता है आपको। आप देखोगे तो अगर आपने मान लो NIUS से या इग्नू से करी है तो वो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो उसमें वो बताता है कि भाई ए अगर आपकी ग्रेड है तो आप मान लो 60% से अबव हो आप, है ना। इस तरीके से अगर आपका 45 है तो आप B ग्रेड में आ जाओगे। तो इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर हायर क्वालिफिकेशन कह रहा है कि भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है 10th और 12th के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, ठीक है ना, तो आप अब क्या करोगे, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, जैसे यहाँ पे आपने अगर आपने टिक कर दिया तो आपको अपने ग्रेजुएशन की डिटेल लानी है, ठीक है ना। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, BA, BCom, BCA, MBA जो भी है वो डालना है। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, रोल नंबर क्या था, कौन से ईयर में पास किया, कितने परसेंटेज आए, कौन सी डिवीजन बनी और मंथ ऑफ पासिंग, कि भी जो डिग्री आती है आपकी ग्रेजुएशन की जो भी, कौन सा ईयर दे रखा है उसमें पासिंग का, 2010 में पास करी है, 2023 में पास करी है आपने, जो भी आपका ईयर वो आपको यहाँ पे डालना है, मंथ भी डालना है, ठीक है ना। जैसे आप ये सारी डिटेल भरेंगे तो यहाँ पे क्या पूछेगा, वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा तो आप इसको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, जैसे आपकी 10वीं की जो है मार्कशीट है वो लगेगी, अपलोड होगी, आपकी ग्रेजुएशन की लगेगी, ये ध्यान रखना अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो। अगर आपने सिर्फ 10वीं कर रखी है तो आप 10वीं की अपलोड करके सबमिट करेंगे। अदरवाइज अगर आपने 10वीं भी करके और ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो आप वो ग्रेजुएशन जरूर डालना है आपको। उससे क्या होता है ना कि जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है ना उसको नंबर फर्स्ट मिलता है, उसको प्रीफरेंस फर्स्ट मिलती है, उनका नंबर आने का चांस बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 10th डाल के छोड़ दें, ग्रेजुएशन की आपने डाली नहीं, अगर आपने कर भी रखी है तो। ये आपको गलती नहीं करनी है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए चाहिए तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट में क्या है, ये सिग्नेचर मांगेगा आपसे एक, तो आपके तो व्हाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर करना है। 10th की आपको मार्कशीट है या जो भी आपका सर्टिफिकेट है 10th की मार्कशीट, वो आपको अपलोड करनी है रंगीन, ये ध्यान रखना। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होनी चाहिए, रंगीन बेटर होगा। और गवर्नमेंट स्कूल का सर्टिफिकेट, अब ये क्या होता है, जो 10वीं की मार्कशीट होगी ना वही आपको गवर्नमेंट स्कूल का सर्टिफिकेट में भी डालना है, सेम, ठीक है। ग्रेजुएशन, जो भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है फाइनल ईयर की, हमारी फाइनल ईयर की डालनी है आपको, ठीक है, क्योंकि उसमें तीनों का आ जाता है, फाइनल ईयर में तीनों का आ जाता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों का डिटेल आती है उसमें ना, वो आपको डालनी है, ठीक है। और कंप्यूटर सखी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट तो आप यहाँ डालेंगे। अगर आप कोई वायलेंस से विक्टिम हैं, आप कोई, आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है कि आप प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं हिंसा से, तो आपने सर्टिफिकेट वगैरह बनवा रखा है, कोई आपके पास FIR है, कॉपी है, तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकती हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि भी अटैच साइन, अपने कंप्यूटर पर लेटेस्ट सिग्नेचर, यानी कि 3 KB से 50 KB की आपकी जो है वो जो सिग्नेचर है उसका साइज होना चाहिए, 3 से 50 KB, ठीक है। ये अपलोड करना है आपको। आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है ना, वो 50 KB से 200 KB के बीच में होने चाहिए, इससे कम और इससे ज्यादा नहीं, 50 KB से 200 KB, ठीक है। फिर आपको सेव पे क्लिक करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपको क्या कह रहा है कि भी जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ना तो आपको
अपना जो दस्तावेज है वो आपको कंफर्म करना है, आपको चेक करना है कि कल कहीं पे कोई गलती तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि आवेदन पूर्ण रूप से भरने के उपरांत दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के पश्चात लॉक और सबमिट बटन पर क्लिक करें। अगर फॉर्म में किसी प्रकार की सूचना अपूर्ण होगी तो लाल मैसेज आएगा, मतलब अगर आपने कोई मैंडेटरी फील्ड छोड़ दिया होगा तो उस पर लाल रंग आ जाएगा। अन्यथा सिस्टम आवेदकों द्वारा आवेदन हेतु भरी गई सूचना को प्रीव्यू रूप में दिखाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिख रहा है, आपने क्या क्या चीजें भरी है, आपने कैसे कैसे भरा है, सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आप में उसको कोई त्रुटि नजर आती है, आपको कोई चेंजेस करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर योजना में आवेदन करने तो सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें और घोषणा करें कि आई हैव एग्री विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड अबव। आपको इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर लॉक एंड सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे बता रहा है। जैसे आप डॉक्यूमेंट फिल कर देंगे, फाइनल प्रीव्यू में आएगा तो आपको आपकी सारी डिटेल बता देगा कि आईटीजी के आपने कौन कौन से चूज करें, आपकी सारी डिटेल क्या है यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। फिर आप ये तीनों जो है ऑप्शन, इन सबको आपको क्या करना है, सारे आपको टिक मार्क करने हैं, ठीक है। टोटल आपको क्या करना है, टिक मार्क कर लेना है। फिर आप फाइनल लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आवेदक द्वारा फाइनल लॉक और सबमिट बटन पर क्लिक करने पर दर्ज विवरण का अंतिम रूप से पुष्टि करने के लिए एक बार पुनः आश्वस्त होने का विकल्प प्रदान करेगा। आवेदन अंतिम बार लॉक या सबमिट बटन करने पर आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। मान लो अगर आपने इस लॉक एंड सबमिट पे क्लिक कर दिया लास्ट टाइम जब भी पूछता है ये, तो आप बाद में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। भले ही आपने सही भरा है, भले ही आपने गलत भरा है, तो ये ध्यानपूर्वक भरना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हर एक चीज अच्छे से देखनी है, आपने सडन से भरा है कि नहीं भरा है, उसके बाद ही आपको फाइनल लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आपका फॉर्म सफलतापूर्वक दर्ज होने पर आवेदक के फॉर्म में संबंधित मोबाइल नंबर जो भी आपने आपके जन आधार कार्ड में जो भी था उसमें एक एसएमएस आएगा, उसमें एप्लीकेशन आईडी आएगी कि भी आपका जो है आवेदन हो चुका है, उसको आपको संभाल के रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मैसेज आएगा सक्सेसफुली सबमिटेड, जैसे फॉर्म फॉर RCIT हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड SMS विल बी सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर फॉर मोर डिटेल्स योर एप्लीकेशन आईडी इज दिस। फिर आपको एग्जिट करना है। आप चाहो तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट का भी ऑप्शन आएगा तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं उसका। यहाँ आप किसी भी ई मित्रा पे या ITGK पे जाएं तो उनको कहेंगे सर प्रिंट निकाल के दे दें, ठीक है। तो ये इसका फाइनल जो है ऑल स्टेप्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं सारे, कि आपको कैसे स्टेप फॉलो करना है। जब इसकी आवेदन निकल जाएगी या जब ऑनलाइन लिंक चालू हो जाएगा ना दोस्तों, होने वाला है कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में हो जाएगा। जैसे ही लिंक आवेदन स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकल वीडियो बता दूंगा कि आपको एग्जैक्टली भरना कैसे है। लाइव वीडियो में आपको बना के बता दूंगा कि भी एग्जैक्टली आपको कैसे कैसे फॉर्म भरनी है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, अगर आपको फॉलो करने हैं तो आप इसको देखकर भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ है दोस्तों, बस लिंक ओपन होने वाला है, ठीक है। और बस आज की वीडियो में इतना ही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जानकारी पहुंचाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।